everyone, welcome to my YouTube channel Psychologic Hub. तो as clear from the name of my channel only, आपको इसमें जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जो कि हमारी DSSB एंड KVS जैसे एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर कोर्स लिया हुआ है NIOS का जो DLED कोर्स है, इसकी जो NIOS की वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये बुक्स मिलेंगी। तो वहीं से मैंने ये पूरा सारा जितना भी कंटेंट है जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारा मैंने वहीं से लिया हुआ है। और NIOS जो कि मतलब एक बेस्ट सोर्स है किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का, क्योंकि पेडागोजी और जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है विद एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहले जो मैंने आज कोर्स लिया है दैट इज़ कोर्स 501। उसका हमने ब्लॉक 1 चूज़ किया है, that is related to the topic elementary education in India, a socio-cultural perspective। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम ब्लॉक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। Indian education system. So in unit 1 of this block, we will discuss about the educational practices in ancient India. सो बेसिकली जो आपका पहला ब्लॉक है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। एक्चुअली इसका जो मेन कंटेंट है ब्लॉक 1 का दैट इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, अ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, लेकिन वो भी डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। सो 1 बाय 1 जो यूनिट है मैं यूनिट्स को डिस्क्राइब करूँगी, उनके जो सब टॉपिक्स हैं उनको लूँगी। अब जैसे इसका जो यूनिट 1 है उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जैसे एंशिएंट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट। सो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे यूनिट 1 जो है इस ब्लॉक का, इसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, सेकेंडली द चेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गुरु, द टीचर, and another one is review and evaluate the major recommendations of different commissions and committees during the British Raj। यानी कि जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उस दौरान कौन कौन से एजुकेशनल कमीशंस आए थे, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, डिफरेंट कमिटीज़ कौन कौन सी थी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन हो गया, तो हायर एजुकेशन का अलग होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलग है, राइट। तो उनके बारे में भी हम इसी ब्लॉक में यानी इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। एंड अदर देन दैट द मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिफोर 1947, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो आपका था 1947 से पहले, उसमें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी उसके बारे में भी डिस्कशन इसी यूनिट में किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है। बट आज का जो ये वीडियो होगा इसमें हम यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स नहीं ले रहे हैं। वी आर जस्ट कवरिंग द 2 पार्ट्स, द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया एंड सेकेंडली द चेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गुरु, द टीचर। सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। Ancient Indian education, a brief overview. Okay, so in ancient times जो education है that was considered a process of self improvement and continued from birth till death। यानी कि जो ancient time था उस समय पर जो education है that was considered a process of self improvement। education को self improvement का यानी अपने आप को सुधारने का एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था, ठीक है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था दैट वाज कंटिन्यूड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ऑल्दो चाहे एंशिएंट टाइम्स हो चाहे आपका मॉडर्न टाइम्स हो, यहाँ पर एजुकेशन का वन ऑफ द मोटो यही होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मस्ट। और हम आज भी पढ़ते हैं कि एजुकेशन जो है दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये सिर्फ हमारे फॉर्मल एजुकेशन खत्म होने पर ही खत्म नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है टिल आवर डेथ। इन एंशिएंट लिटरेचर ऑल्सो जो नॉलेज है दैट वाज कंसिडर्ड द थर्ड आई। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नॉलेज है हमारे जितने भी एंशिएंट लिटरेचर्स हमें मिलते हैं देखने के लिए, तो उसमें नॉलेज को एज अ थर्ड आई डिस्क्राइब किया है। एंड द रीजन इज
कि उस समय ये माना जाता था कि जो नॉलेज है यानी ज्ञान है, दैट गिव्स अस इनसाइट्स इनटू ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ। मतलब आप एजुकेशन के थ्रू इतने इंटेलेक्चुअल वे में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअली आपका इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि जितने भी अफेयर्स होते हैं हमारी लाइफ में, यानी कि लाइफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं हम उनसे कोप अप कर पाते हैं। आवर एंसेस्टर्स हेल्ड कि जो करेक्ट इनसाइट्स हैं दे डेवलप्ड बाय एजुकेशन इंक्रीज द इंटेलिजेंस। हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनका भी यही मानना था कि जो सही बौद्धिक क्षमता आपकी यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, आपके इनसाइट्स होते हैं, वो एजुकेशन के थ्रू ही डेवलप होते हैं और हमारे इंटेलिजेंस को भी इंक्रीज करते हैं, which was considered as power and efficiency, leading to all-round progress, prosperity and freedom from miseries of life। यानी कि एजुकेशन के थ्रू जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी कि सेल्फ कंट्रोल जैसी चीजें सिखाई जाती हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपका होता है, जिससे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, जिससे प्रोस्पेरिटी और फ्रीडम जो है हमें मिलेगी एंड वी विल बी फ्री फ्रॉम माइजरीज ऑफ लाइफ। नाउ एजुकेशन वाज कंसिडर्ड एज अ रूट ऑफ ऑल ह्यूमन हैप्पीनेस। उस समय कहा जाता था कि जो एजुकेशन है यानी शिक्षा है वो जितने भी ह्यूमन हैप्पीनेस है उसका एक रूट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी अगर बढ़ जाती है then we will be able to acquire fame, respect and wealth in the society. Now, जो a student है at that time was made to understand that he is a custodian and torch bearer of the culture of his race। यानी जो भी अब एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारा जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी के जो भी थॉट प्रोसेस है, ठीक है, हमारी मतलब सोसाइटी में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड पर्सन किसको कंसिडर किया जाता है, तो ये जितने भी एटिक्वेट्स हैं और जितनी भी क्वालिटीज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही बच्चों में डेवलप की जाती हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो वो एक तरह से मीडिएटर हैं जो कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को यानी स्टूडेंट को सोसाइटी में सर्वाइवल कैसे करना है इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट जो है ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, उसे समझाया जाता था, सिखाया जाता था दैट ही इज अ कस्टोडियन, दैट इज अ कीपर एंड टॉर्च बेयरर ऑफ द कल्चर ऑफ हिज रेस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी एक तरह से मीडिएटर हो गया, क्योंकि वो क्या है, एक कस्टोडियन है जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसका, एंड टॉर्च बेयरर ऑफ द कल्चर ऑफ हिज रेस, जो भी हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसके जितने भी आपके रिलीजन है, जो भी आपके कस्टम्स हैं और रिचुअल्स हैं, ये सब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो ये कैसे आएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। He was taught and ordered during the convocation address about his social responsibilities। तो सबसे पहले स्टूडेंट को अवेयर करवाया जाता था अबाउट हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस समय जो हमारा सोसाइटी थी वो वर्ण सिस्टम चलता था, राइट, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तो इस तरह से डिविजन था। तो जिस अकॉर्डिंग सोसाइटी में ये हायरार्की बनी हुई थी और लेवल्स डिवाइडेड थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन के अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जैसे किंग है तो किंग का काम है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करे। तो अच्छा राजा कैसे बनाया जाए, तो प्रिंस को ये सिखाया जाता था। सो अ स्टूडेंट was told about his social responsibilities, duties and the practice in life as a worthy and self-supporting productive member of the society। यानी वो सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव मेंबर कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इन इट्स वेलफेयर। देयरफॉर अगर आप देखेंगे इन टोटलिटी व्हाट वी कैन से कि जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है उसका मेन जो थीम था, सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, क्योंकि ये चीजें वहां पर ज्यादा प्रिवलेंट थी उस समय पर। कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिविक सेंस डेवलप करना, प्रोमोटिंग एफिशिएंसी। अब इसमें जैसे अगर एफिशिएंसी एजुकेशन का मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ है कि एफिशिएंसी हमारी कैसे डेवलप हो रही है, जब आप एजुकेटेड बन जाते हैं तो आप इफेक्टिव और एक एफिशिएंट लर्नर बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा डेवलप हो जाती है।
प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ कल्चर, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि स्टूडेंट है, ही वाज मेड टू अंडरस्टैंड कि ही इज अ कस्टोडियन एंड टॉर्च बेयरर ऑफ द कल्चर ऑफ हिज रेस। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है इन टोटलिटी, इन कंक्लूजन व्हाट वी आर सेइंग कि जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है उसका मेन जो मोटो था वहां पर एजुकेशन जो है एक तरह से इस पर्पज से सर्व करिए कि वो बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाए, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर डेवलप कर पाए, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिविक सेंस हो गया, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ कल्चर। सो दे वर द सेट गोल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है, उसके मेन गोल्स और एम्स थे उस समय पर। Let's move to the next slide. So other than that, the students जो थे at that time they were free to select the subjects of their choice for study, and simplicity and self discipline were part of student life, यानी आत्म अनुशासन, ठीक है, और जैसे हम अभी भी कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, तो यही उस समय बच्चों के अंदर डेवलप किया जाता था, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। Development of self-confidence and learning of self-restraint were important aspects of ancient Indian education। यानी जो हमारी ancient Indian education system है, जिस समय गुरुकुल्स हुआ करते थे, राइट, तो वहां पर जो important aspects क्या थे एजुकेशन के, development of self-confidence among the student and learning of self-restraint। सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण और आत्म विश्वास डेवलप करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे हमारे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के। नाउ अदर देन दैट, डिस्क्रिशन एंड जजमेंट एंड अदर पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स वर वेल डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स स्टडिंग द सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, फिलोसफी, लॉ, लिटरेचर एक्सेट्रा। सो एज क्लियर फ्रॉम दिस लाइन ओनली कि स्टूडेंट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी थी, फ्रीडम थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सके, और जो फिर उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज के उनकी स्टडीज भी उसी अकॉर्डिंग की जाती थी। लाइक जजमेंट और डिस्क्रिशन जैसी क्वालिटीज जो थी, जो ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स थे, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स में वेल डेवलप्ड थे जो कि किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक, फिलोसफी या लॉ से रिलेटेड। A student was trained to understand both the sides of the issue and then defend the position he or she has taken in the scholarly debates. It imbibed democratic values and made on individual reasonable and considerate about others' viewpoint. Now, other than that, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए भी बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चे को ये समझाया जाता था, सिखाया जाता था कि हाउ कैन ही और शी डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि वो पहले दोनों पक्षों की बात सुने एंड फिर सही पक्ष कौन सा है उसके बारे में निर्णय ले सके। It imbibed democratic values and made an individual reasonable and considerate about others' viewpoint। यानी कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी जब आप बात कर रहे हैं या किसी पक्ष को सुन रहे हैं, सपोज कोई भी इश्यू है, तो उसमें दोनों का व्यू पॉइंट्स, दोनों पार्टीज, चाहे वो विक्टिम हो चाहे अटैकर हो, ठीक है, दोनों का व्यू पॉइंट सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप की जाती थी एंड द इंडिविजुअल जो है ही वॉज मेड रीजनेबल एंड कंसिडरेट अबाउट अदर्स व्यू पॉइंट, कि वो दूसरों के व्यू पॉइंट को भी, दूसरे के दृष्टिकोण को भी अच्छे से समझ सके, इतना उसे वेल डेवलप बनाया जाता था। नाउ नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट डिस्कस हो रहा है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु। तो जैसे आजकल टीचर टर्म यूज होता है, इन एंशिएंट टाइम्स, अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट का दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु। इन एंशिएंट इंडिया देयर वाज अ गुरुकुल सिस्टम, यानी एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। आजकल जैसे स्कूल्स होते हैं, उस समय गुरुकुल सिस्टम था एंड जो टीचर है ही वाज रेफर्ड एज गुरु। जो गुरु टर्म थी वो टीचर के लिए यूज की जाती थी। The student was required to stay with the guru for the specified period of study. Guru's ashram was a kind of boarding school। यानी जो गुरु का आश्रम है उस समय पर एक बोर्डिंग स्कूल की तरह हुआ करता था, रेसिडेंशियल था, बच्चे वहीं पर रहते थे फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्टडी, ठीक है, जब तक उनकी पूरी स्टडी का ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाता था तब तक वो गुरुकुल में ही रहते थे।
जैसे कि हम रामायण महाभारत में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जितने जो प्रिंसेस हैं, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, सबको गुरुकुल सिस्टम में भेजा जाता था ताकि वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके। Everyone, irrespective of richness or higher status, lived together and was treated same. तो चाहे वो किसी लोअर स्टेटस का हो या हायर स्टेटस का हो, उस समय इस तरह की चीजें मैटर नहीं करती थी गुरुकुल सिस्टम में। दे ऑल वर ट्रीटेड इक्वली। द गुरुकुल्स जो थे, दे वर सपोर्टेड बाय द डोनेशंस फ्रॉम किंग्स, फिलेंथ्रोपिस्ट्स एंड रिच ऑफ द सोसाइटी एंड द गुरु दक्षिणा। अब जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी, दैट वाज टोटली फ्री। तो अब गुरुकुल्स को रन करने के लिए जो डोनेशंस मिलती थी किंग्स वगैरह से, राजा थे या फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब कि जो समाज के लिए, हित के लिए काम करते हो, या अपर सोसाइटी के जो लोग हैं, या गुरु दक्षिणा के थ्रू गुरुकुल्स को सपोर्ट किया जाता था, गुरुकुल्स को चलाया जाता था। और गुरु किसको माना जाता था? only a real scholar or जो proven master है, that is who is a spiritually enlightened person, so he was recognized or appointed as guru. अब जो गुरु था, he was an epitome, that is जो गुरु था वो किसका प्रतीक होता था? अब जैसे अगर आप टीचर किसी को या अपना आइडल चूज करते हैं, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ क्वालिटीज देखते हैं तभी चूज करते हैं। इन द सेम वे जो गुरु है वो एक रियल स्कॉलर या प्रूवन मास्टर होता था, और जो गुरु है वो किस चीज का प्रतीक होता था? ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एंड स्कॉलरशिप। सो एट दैट टाइम जो गुरु था, दैट वाज गाइड बाय द साइड एंड नॉट द सेज ऑन द स्टेज, जो कि अब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि टीचर जो है, he or she is like a facilitator. In the same way, जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम था हमारा, तो वहां पर गुरु वो नहीं है जो कि स्टेज पर यानी मंच पर बैठकर भाषण दे। He was the guide by the side. Now, what were the roles and responsibilities of a guru? अब जैसे कि आज के टीचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारी अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने स्टूडेंट्स के लिए, इन द सेम वे गुरुज जो थे उनकी भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, जो कि सेम ही हैं, आज के मॉडर्न इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड ही हैं। सबसे पहले तो जो गुरु है, ही वॉज नॉट अ टीचर ओनली, ही वॉज अ पेरेंट, अ टीचर, स्कॉलर था, फ्रेंड फिलोसोफर था, गाइड था स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंडली जो गुरु है, पर्सनल अटेंशन, जिसे हम इंडिविजुअल अटेंशन भी बोलते हैं, कि बच्चों की जितनी भी इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको क्या ध्यान में रखता था, ठीक है। एंड गुरु इन शॉर्ट कि जितने भी जो स्टूडेंट्स है, दे डेवलप्ड एंड मेड satisfactory progress both for their own satisfaction and the satisfaction of the guru. Now the teaching method used at that time was oral interaction basically. उस समय लेक्चर मेथड ही चलता था, या जिसमें लेक्चर मेथड के अलावा जैसे डिस्कशंस हो गए, डिबेट्स हो गए, ठीक है। तो ओरल इंटरेक्शन, रिटर्न कुछ भी नहीं होता था, ओरल इंटरेक्शन ही उस समय टीचिंग मेथड हुआ करता था। एंड जो असेसमेंट था, जो हम सीसीई अब बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो उस समय भी आपका असेसमेंट जो था, दैट वाज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। बट उस समय कोई भी टर्मिनल एग्जामिनेशंस नहीं होते थे, इंटरनल इवेल्युएशन होता था। यानी जो गुरु जो भी टास्क देते थे स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, तो इंटरनली उन्हें ऑब्जर्व करते थे और उसके बेसिस पर ही उन्हें मार्किंग करते थे। नाउ देयर वाज नो डिग्री सर्टिफिकेट्स, जैसे हमें डिग्री सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, तो उस समय कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं था, सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते थे। ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर नो फॉर्मल डिग्री सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ स्टडीज। बट इंस्टेड ऑफ दैट, जब किसी की स्टडीज फिनिश हो जाती थी, तो मतलब जो कॉन्वोकेशन होता है, यानी एक जैसे ग्रुप जिसमें जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ गुरु अनाउंस कर देता था कि अब इसकी स्टडीज फिनिश हो चुकी हैं। और उसके बाद जितने भी जो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े इंटेलेक्ट पर्सन होते थे या स्कॉलर्स होते थे बड़े, जो कि हर एक फील्ड में स्किल्ड हैं, उनके द्वारा फिर उन बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बेसिकली उनका लास्ट में असेसमेंट होता था। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द चेंजिंग रोल्स। चेंजिंग इन द सेंस कि जैसे उस समय गुरुज जो थे उनकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। इन द सेम वे आज के टीचर, एट प्रेजेंट जो टीचर्स होते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ रोल्स वो प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि चेंज हुए हैं। सम ऑफ देम आर सेम, बट विद द चेंज ऑफ टाइम कुछ चेंज भी हो गए।
क्योंकि आजकल आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा मोर प्रिविलेंट है। ठीक है, उस समय पर ये इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। सो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आईसीटी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या हो गई, डेवलप एंड नर्चर ऑफ ई कल्चर। ई कल्चर मतलब आजकल आपको पता है आईसीटी जो है डे बाय डे इट इज चेंजिंग, और एजुकेशन को भी हर एक फील्ड है, हर एक सेक्टर इकोनॉमी का इससे अफेक्टेड है। इन द सेम वे एजुकेशन सेक्टर जो है वो भी अफेक्टेड है। तो बच्चों को ये जो आईसीटी है, आईसीटी के प्रति अवेयर करवाना, क्योंकि आगे आने वाले समय में एक तरह की स्किल हो जाएगी जो कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इसको अपने पेडागोजी में इंक्लूड करना, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना, इट इज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। सेकेंडली, नेटवर्कर एंड चेंज एजेंट। चेंज एजेंट मतलब जो भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, हमने अभी ये पढ़ा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ट्रू रिफ्लेक्शन होते हैं सोसाइटी का, सोसाइटल वैल्यूज का, कि आप एज अ सोसाइटी अपने आने वाली जनरेशन से, ये जो जनरेशन है अपनी सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? जो यंगस्टर्स है, ठीक है, हु आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द कल्चर ऑफ एनी रेस और कम्युनिटी, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो चेंज जो है, जो भी चेंज लाया जाता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लाया जाता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो चेंज कौन लेकर आएगा, टीचर। थर्ड वन इज अ टीचर शुड बी अ लर्निंग प्रैक्टिशनर एंड फैसिलिटेटर। जैसा हम कहते भी हैं कि टीचर जो होता है, अ टीचर इज अ टीचर एज वेल एज अ लर्नर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो जो टीचर है वो एक लर्निंग प्रैक्टिशनर भी होता है, साथ साथ फैसिलिटेटर भी होता है, एंड अ लर्निंग रिसोर्स डेवलपर भी होता है। Now another term being used here is technopedagogue. टेक्नोलॉजी और पेडागोजी, यहाँ पर दोनों टर्म्स आपकी कंबाइन की गई हैं कि जो टीचर है वो टेक्नोलॉजी और पेडागोजी को मिक्स करे और उसे पढ़ाए। एंड अदर देन दैट, अ टीचर जो है ही शुड बी अ गुड इवैल्यूएटर एंड एन एक्शन रिसर्चर। So thanks for watching my video.